हेलो साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी जिसमें 32,438 के करीब पद थे, जिसका मैं पूरा फुल सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो दोस्तों, ये पेपर ग्रुप डी 2022 17 अगस्त को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। इसका पूरा सोल्यूशन मैं कराऊंगा और ऐसे ही सारी सीरीज़ जो 2022 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, आरआरबी ग्रुप डी के, वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। आज की सीरीज़ में सबसे पहले मैं जीएस पोर्शन, जितना भी जीएस पोर्शन आया हुआ है जिसमें साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी पोर्शन आया हुआ है वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसका फटाफट सोल्यूशन देखेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है और हम कैसे आगे की तैयारी को प्रोसीड करें। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, जिसको मैं अलग से सेशन लेके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे जीएस पोर्शन की। ओके, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई लेट नहीं करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया उदासीकरण नहीं है। यहाँ पे हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप लोग दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कौन सा बैलेंस नहीं है, उदासीकरण नहीं है, जो कि न्यूट्रल नहीं है, रिएक्शन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है, ये हमको पता करना है। तो देख लेंगे, यहाँ पे हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ये उदासीकरण नहीं है, बाकी सारे न्यूट्रल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं सारे रिएक्शंस। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट सेशन जब हम लेंगे तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन पूरा लेंगे। निम्नलिखित चित्र में दर्शाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा पोर्शन बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। इस फिगर में अपशिष्ट उत्पाद आप देखेंगे, यहाँ पे अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पे मिलेगा, तो हमको अपशिष्ट उत्पाद चौथा जहाँ नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर अपशिष्ट उत्पाद मिलेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर में हमको यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से चौथे पे मत जाइएगा, चौथा नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, ये देखेंगे। त्रिक के मध्य तत्व होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं साइंस के, साइंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे सभी लोग। त्रिक में मध्य तत्व होता है। त्रिक एक नियम है जो आपको पढ़ाया गया है केमिस्ट्री में। नहीं पढ़ा है तो मैं इसको भी लेकर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज के सेशन में हम लोग फटाफट आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। त्रिक के नियम में कहा गया है कि पहले और तीसरे का जो औसत होगा, ठीक है, वो आपका आंसर होना चाहिए एक तरीके से। त्रिक के नियम में ये कहता है पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे मिल रहा है हमको। ठीक है, पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान त्रिक के मध्य तत्व होगा। ठीक है, अगर इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें, लेकिन अभी ये इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी आपको, आपके लिए समय बहुत बहुमूल्य है। फटाफट देखते हैं, समझते चलिए। निम्नलिखित में किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। ध्यान से समझेंगे, किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है। वायरस जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके सारे कार्य को प्रभावित करता है। कुछ समझ में आ रहा है। संक्रमण होता है वायरस के माध्यम से, प्रतिरक्षा तंत्र में जाएगा वायरस, तो उसके कार्य को, सारे कार्य को प्रभावित करेगा। ये होगा एचआईवी एड्स में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे जीएस पोर्शन का, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं यहाँ। प्रीवियस ईयर पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले साल का पेपर है ये, 2022 में जो पिछला सेशन, पिछला पेपर हुआ है ग्रुप डी का, वो है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। आपको सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल आइज से हम लोग अगर पृथ्वी से देखेंगे तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जो आकाश का कलर होता है, आसमान का कलर होता है, वो काला होता है। नीला क्यों होता है ये सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, 9 नंबर का। उपभोग फलन में सी बार अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक दो मिलेंगे, जो कि आपको प्रयास तो करना ही है, पढ़ के जाना ही है। बाकी अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो ईश्वर का नाम लेकर टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो इसके आधार पे देखा जाए, सी बार को यहाँ पे स्वायत्त उपभोग कहते हैं, स्वायत्त उपभोग, सी बार को स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ठीक है, डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे हम आज।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 11 नंबर का। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है? स्टार्च को तोड़ने का काम कौन करता है? स्टार्च को तोड़ने एक जटिल अणु तथा सरल शर्करा देता है, उस किसका काम है ये? लार प्रोटीन समूह का कार्य है। किसका काम है? लार प्रोटीन समूह का। ठीक है। बाकी अगर देखिए आप लोग तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज, एंजाइम्स हैं सारे। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपका जीएस पोर्शन है। देखते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष, आपको पता होना चाहिए, पारसी नववर्ष गुजरात और महाराष्ट्र के लोग लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। किसको? पारसी नवरोज जो है एक त्योहार है, पारसी नववर्ष, ये एक तरीके से कौन सा त्योहार है? नवरोज है, पारसी नवरोज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक तरीके से ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। समझ में आ रही बात? ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, नवरोज त्योहार है पारसी धर्म का, ये पारसी समुदाय का एक त्योहार है जो कहाँ कहाँ मनाया जाता है? एक महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फूड को बनाने के लिए, धरती से जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ही आवश्यक है और क्लोरोफिल होना भी आवश्यक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, आपका ये वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, सी ऑप्शन। अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास करेंगे समझने का। जैसे ही इंसान सांस लेते हैं वैसे ही पेड़ पौधे सांस लेते हैं। पेड़ पौधे सांस लेने के समय, श्वसन क्रिया के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन के समय पौधे कौन सी गैस इनहेल करते हैं, अंदर कौन सी गैस लेते हैं, तो वहाँ लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलना है आपको, वहाँ पे ऑक्सीजन बोलना है। ऑक्सीजन जो है वो श्वसन क्रिया में जैसे इंसानों में काम करता है वैसे ही पेड़ पौधों में भी ऑक्सीजन श्वसन के लिए उपयोगी है। लेकिन यहाँ प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही, किसकी बात हो रही? प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यहाँ भोजन बनाने की बात हो रही, और श्वसन करने की बात होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे, फटाफट देखेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देवमाली चोटी, देवमाली चोटी आपकी उड़ीसा में है। देवमाली चोटी आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऑन बोर्ड पूरा सोल्यूशन के साथ मैं पूरा उसको डिस्कस करा दूंगा। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन तो यही है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार। विक्रम साराभाई के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जानने का प्रयास करें क्योंकि जानना आवश्यक है। विक्रम साराभाई का योगदान इसरो को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान था। अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सभी को पता होगा, मैक्सिमम नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इस पर अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया को रीअरेंज करना है, इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, डायलिसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, किस क्रम में हमको उसको सजाना है। ठीक है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? ये 2022 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, तो उस टाइम तो गिरिराज सिंह थे और अभी भी गिरिराज सिंह ही हैं, गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। आप लोग अगर इस पे अच्छा से आउटपुट देंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस फटाफट लेकर आऊँगा आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स का था क्वेश्चन, वो रीजनिंग का हो गया। हाँ, ये देखेंगे जीएस का क्वेश्चन। ये जितने भी जीएस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ,
रिव्यू अच्छा रहा, चैनल को सब्सक्राइबर अच्छे मिल रहे हैं, व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, तो मैं फटाफट अगले 2 दिन के अंदर मैथ्स और रीज़निंग के क्वेश्चन ऑन बोर्ड लाइव आके मैं इसको बताऊँगा, ठीक है? लाइव मतलब सामने आके मैं इसको बताऊँगा एक-एक क्वेश्चन। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन अलग करता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से आर्टिकल 50 के माध्यम से बताया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, आर्टिकल 50 में बताया गया है। मैं इतनी बार रिवाइज़ करा देता हूँ, इतनी फटाफट बोलता रहता हूँ जिससे आप लोगों को भी माइंड में चलता रहे, याद होता रहे। ये रीज़निंग के क्वेश्चन्स हैं, मैथ्स के क्वेश्चन्स हैं, इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसके लिए हमको स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा। एक-एक क्वेश्चन हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे फटाफट आंसर बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं इसको। सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रांसफर आर्म्स ट्रांसफर 2022 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर दुनिया का हथियार आयातक है। सिप्री के रिपोर्ट के द्वारा बताया गया कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। किसने कहा है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। आयातक मतलब जानते ही होंगे आप लोग, जो मंगाता है। कहीं से अगर सामान आ रहा है आउट ऑफ कंट्री, किसी अन्य कंट्री से अगर कोई सामान आ रहा है तो उसको आयात बोलते हैं। निर्यात उसको बोलते हैं जब यहाँ से या अपने देश से कोई भी सामान किसी अदर कंट्री को बेचा जाए तो उसको निर्यात बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अच्छे क्वेश्चन है साइंस के, थोड़ा से अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को लगाना पड़ेगा जिससे वहाँ क्वेश्चन मिलते ही हम लोग फटाफट चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं ऑक्सलिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सलिक अम्ल, सॉरी कार्बो ऑक्सलिक, ऑक्सलिक नहीं, कार्बो ऑक्सलिक अम्ल, कार्बो ऑक्सलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी और सरकारी संगठन पता ही होगा, मतलब एक प्राइवेट संगठन थी, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक प्राइवेट संस्था थी राजस्थान की, जिसकी हेल्प से सहायता से ग्रामीणों के प्रयासों से पुनर्जीवित हो गई। एक कौन सी नदी थी जो प्राइवेट संस्था तरुण भारत संघ और ग्रामीणों की सहायता से वापस उसका पुनरुद्धार हो गया, फिर से वो जीवित हो गई? तो वो कौन सी नदी है? राजस्थान की अरवारी नदी है। कौन सी? अरवारी नदी, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन डिटेल में जाएंगे, बस आप लोगों का साथ सपोर्ट चाहिए। इतने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इतने डिटेल में करवा दूंगा कि आप लोग वहाँ जाते ही क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक देंगे। फाड़ के मतलब हाथ से नहीं, फाड़ के फेंक देंगे उसको, इतनी जल्दी कर देंगे कि पता नहीं चलेगा। अगल बगल वाले बच्चे बैठे रह जाएंगे। तो ध्यान से फटाफट, मेरी एक कोचिंग भी चलती है, ये सारे क्वेश्चन वहीं पे मैं टेस्ट लेता हूँ उस आधार पे, तो ठीक है। आप लोगों के लिए भी मैं फ्री चला रहा हूँ, एक चैनल रहेगा जिससे आप लोगों के साथ जुड़ना हो पाएगा हमारा, इस वजह से ये किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम मनुष्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? पेट्रोलियम उत्पाद जो कि जीवाश्म ईंधनों से बने होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, उनकी जो मात्रा है बहुत कम है, बहुत सीमित है। इस वजह से उनको कम से कम उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, आने वाली जनरेशन्स को प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सा आंसर है, सीमित मात्रा में है पेट्रोलियम, एक सीमित मात्रा में है, इस वजह से उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। 1700 दशक में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई, कब की बात हो रही है? 1700 की बात हो रही है। तो ये किस लिए था? किस लिए था ये? किसी को जानकारी हो तो बताएं। सिंपल सी बात है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, अपनी जान तक दे दी थी। उन्होंने, आंसर होगा, उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। अमृता देवी बिश्नोई समुदाय के लोगों ने 1700 दशक में, और राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए 22-23 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंधन सूची को अंतिम रूप दे दिया। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ खिलाड़ी ने 2022 में ग्रेड ए का दर्जा खो दिया? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इन टाइप के क्वेश्चंस में, ये देखना होगा कि कौन इस समय प्लेइंग में है, कौन कौन खेल रहा है। यहाँ पे देखेंगे विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं।
नहीं भी लिए होंगे तो खेल से थोड़ा से दूर हैं, उनको टीम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। तो चेतेश्वर पुजारा जो हो जाएंगे यहाँ से ग्रेड लिस्ट ए लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, बाकी ये करंट का क्वेश्चन है, करंट तो हम लोग पढ़ेंगे ही, पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, इसका शॉर्टकट क्या है, मुद्रा, के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा क्या है। यहाँ पे सिंपल से देख लेंगे, शिशु ऋण है, मिनिमम सबसे कम ऋण जो होगा वही दिया जाएगा, जो कि 50,000 रुपये तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, 64 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अंग्रेजों ने 1850 में की अवधारणा पेश की, कौन सी अवधारणा पेश की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अब आपको तो इतना पता होना चाहिए कि 1853, यहाँ पे बात हो रही है कब की, 1850, लेकिन भारत में रेल कब से चली, 1853 में। तो 1850 1853 के आसपास क्या है, रेलवे। 1853 में आपको पता होना चाहिए मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं छू रहे हैं, इसी तरीके से आपको पेपर में भी सॉल्व करना होता है। आप एक पोर्शन सॉल्व कीजिए, उसके बाद सेकंड पोर्शन करिए, इसके बाद थर्ड पोर्शन करिए। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना और उपवास का पवित्र महीना है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां जो महीना होता है वो पवित्र महीना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में किस, इन चार ऑप्शन में से संविधान में किस चीज का जिक्र नहीं है। निर्वाचन आयोग का है, कैग का है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये यूपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, नीति आयोग का कोई जिक्र नहीं है। इसको 2014 तक 2014 तक योजना आयोग कहा जाता था और उसके बाद नीति आयोग नाम दिया गया। ठीक है, हाँ ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इसके बाद ये है जीएस का पोर्शन, देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। हेलियो स्वाम, हेलियो स्वाम, ठीक है, हेलियो स्वाम अनुसंधान मिशन को लॉन्च करके नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। हेलियोसॉम एक मिशन है, अनुसंधान मिशन, जिसके द्वारा नासा के द्वारा ये चलाया गया मिशन है, नासा। ठीक है, नासा के द्वारा हेलियोसॉम अनुसंधान मिशन किसके लिए, क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या था। सूर्य की गतिशीलता की समझ में सुधार, मंगल ग्रह की समझ में सुधार, आयनमंडल की समझ। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो सिंपल सा, आप अगर पढ़े होंगे तो ये पता होगा, सूर्य की गतिशीलता की समझ के लिए हेलियोसॉम अनुसंधान मिशन को लॉन्च किया था नासा ने। उसी टाइम की बात है, 2022 के आसपास की टाइम की बात है। हाँ, यहाँ पे भी देख लेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है दिख रहा है। दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फाइड के कितने अणुओं की साथ आवश्यकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर है, इसको कितने अणुओं की आवश्यकता है, बैलेंस करना है। यहाँ पे बैलेंसिंग आपने पढ़ा होगा, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे सल्फर देखेंगे कितना है, एक है, यहाँ पे सल्फर 3 है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो 2 सल्फर, और इसको भी आंसर पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, 2 सल्फर और 1 सल्फर इधर, 3 हो जाएगा, 3 सल्फर हो जाएगा, तो यहाँ एक तरीके से हमको 2 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है। धात्विक तत्व मतलब कोई भी धातु नहीं है उस आपके समूह में। कौन सा समूह ऐसा है, 17वां समूह ऐसा है जिसमें कोई धात्विक तत्व नहीं है। वो उसमें कौन क्या आता है, उसमें गैसेस आती हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लोरीन आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ये सारे जो तत्व हैं वो हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो 17वां ऐसा है जिसमें हैलोजन ग्रुप्स हैं, जिसमें कोई भी धातु नहीं है, धात्विक तत्व कोई भी नहीं है 17वें ग्रुप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, आवर्त सारणी की बात हो रही है। 17वें जो समूह में आपका कोई धात्विक नहीं है, वो हैलोजन ग्रुप कहलाता है। अगस्त 2022 तक भारत सरकार ने 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार ने 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंदर, वात्सल्य योजना के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण सेवा योजना को शामिल कर लिया गया। न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग, सारे क्वेश्चंस हम लोग आराम से देखेंगे। आज हम लोग पहली क्लास है, देखते हैं जितना हो पा रहा है वो हम लोग जीएस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये कि कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कंप्यूटेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडलियों में धारा की दिशा बदलने के लिए कंप्यूटेट का उपयोग किया जाता है।
डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की बात होगी यहाँ पे। कुंडली कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कंपैरेटर का उपयोग किया जाता है। किसमें? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। ठीक है, यहाँ समझेंगे छोटे कण कौन से, एग्जाम्पल लेते हैं। लाल और नारंगी रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर। उसके आधार पे आपको पढ़ाया भी गया होगा कि कहाँ रेलवे ट्रैक पर रेड लाइट क्यों लगाई जाती है। बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, समझ जानते होंगे आप लोग। नहीं भी जानते होंगे तो हमको बताइएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। छोटे कण जो अधिक बिखरते हैं, कौन से? जो सबसे अधिक बिखरते हैं। बैंगनी और नीला सबसे अधिक बिखरता है, सॉरी हाँ बैंगनी और नीला, अच्छा दोनों में ऑप्शन था उस वजह से कंफ्यूजन हुआ। बैंगनी और नीला सबसे अधिक बिखरता है। ठीक है, और सबसे कम कौन सा बिखरता है? लाल और नारंगी। सबसे कम कौन सा बिखरता है? लाल और नारंगी। यहाँ पे बात होगी दूसरी ओर बड़े कण लाल और नारंगी रंग में प्रकाश सबसे अधिक बिखरते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है। सबसे कम होगा, सबसे अधिक बिखरने वाले कलर कौन से हैं? बैंगनी और नीला। सबसे कम लाल और नारंगी। ठीक है, लाल और नारंगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ छोटे कर लिखे हैं, यहाँ बड़े कर लिखे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सही है, मैंने इंग्लिश में मैच कर लिया है, क्वेश्चन सही है। यहाँ छोटे कण की बात करेंगे तो बैंगनी और नीला अधिक बिखेरेगा, और बड़े कणों की बात करेंगे तो लाल और नारंगी अधिक बिखेरेगा। ठीक है, भारत में भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989 से 90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, भूमि सुधार एक तरीके से इसमें काम किया जा रहा है। भूमि को, बंजर भूमि जहाँ जहाँ पड़ी है उसको अपडेट लेना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये कब से स्टार्ट है? 1989 से 90 के बीच में स्टार्ट हो गई थी ये योजना। ठीक है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था? यहाँ पे देखेंगे कब की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 2021 की बात हो रही है। तो 2021 में आपको याद भी होगा, 2000 अभी वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, टी20 वर्ल्ड कप। वहाँ पे राहुल द्रविड़ उस समय भी कोच थे, तो उस टाइम भी 2021 में भी राहुल द्रविड़ कोच थे। लेकिन आज की प्रेजेंट की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 2024 के लास्ट में कौन से कोच, नए कोच नियुक्त किए गए हैं, तो उसमें गौतम गंभीर आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम गंभीर इस समय भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं सभी फॉर्मेट्स में। ठीक है, गौतम गंभीर। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, जो कहाँ हुआ था? यूएई और वेस्ट इंडीज में, वो इंडिया ने जीता है। ठीक है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सिंपल सी बात है, यहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। सबसे कम अभिक्रियाशील, आपको डेली लाइफ में भी अगर ध्यान दोगे तो शीशा सबसे कम अभिक्रियाशील है। जस्ता है, मैग्नीशियम है, लोहा, वो क्रियाशील है। कहीं ना कहीं वो नेचर में क्रियाशील तुमको भी दिखता है, सभी को दिखता है, लेकिन शीशा में क्रियाशीलता जो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिल को भारत का शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा 2004 में घोषित किया गया था। तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित की गई थी? 2004 में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिवीजन करा दूंगा, लेकिन अभी पहले जीएस पार्ट 1 है ये, इसमें ये 2022 फर्स्ट शिफ्ट, 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2022, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पुराने सत्र का पेपर है, 2022 का आया हुआ पेपर है, ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का। ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको क्वेश्चन वहाँ इतना डर यहाँ से खत्म हो जाएगा कि वहाँ पेपर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया की उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है? जब उदासीकरण होता है, मतलब कोई भी रिएक्शन न्यूट्रलाइज होता है, तो उसमें आपको वाटर, जल और नमक सब सब्सटेंस के रूप में प्राप्त होता है। को प्रोडक्ट के रूप में हमको जल H2O और नमक NaCl के रूप में बाय प्रोडक्ट प्राप्त होता है उदासीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया गया? 2022 मतलब 22 तक चल ही रहा था, मार्च 2022 तक चल रहा था, कब तक बढ़ा दिया गया? सितंबर 2000 सितंबर बोला मैंने, सितंबर 2022, 2023 नहीं, सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया।
मार्च में उन्होंने मीटिंग में कहा कि वो सितंबर तक बढ़ा दिया गया, तो 22 चल ही रहा था, 22 से 22 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। अभी हम कोई भी न्यूमेरिकल्स और कोई भी साइंस उसका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में, तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से तो आप देख लेंगे। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम होम रूल लीग, प्रथम होम रूल लीग जो थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर पूछा जाए, होम रूल लीग में आपकी एक ब्रिटिश लेडी भी जुड़ी हुई थी, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के आधार पे ही उन्होंने ये बनाया होम रूल लीग, और इन्हीं के साथ साथ बाद में आगे जुड़ गए ये लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रथम की बात की जाए तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने इस होम रूल लीग की स्थापना की, उसके बाद उन्होंने की थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने। तो आप लोगों का सेशन जो है यहीं समाप्त हो रहा है। कैसी लगी क्लास बताएंगे, क्या सुधार किया जा सकता है ये बताएंगे। चाहते तो हम लोग भी ये एडिट करके अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना हमको ना हम अपनी क्लास वालों को भी, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं रहता है कि हम आपके लिए इतना करें। अ, लेकिन हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रयास करेंगे कि जितना हो सके, जितना नॉलेज हो सके आपको प्रोवाइड की जाए। थैंक यू। मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए फटाफट।